जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ भूगोल। और छत्तीसगढ़ भूगोल का यह हमारा आज पहला टॉपिक है। इसके पहले हमने छत्तीसगढ़ सामान्य के बारे में चर्चा किया था कि छत्तीसगढ़ सामान्य में किस प्रकार मैप होता है, क्या उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, संबंधित ज़िले, कौन से ज़िले किस ईयर बने हैं, और हमारा जो छत्तीसगढ़ है किस किस राज्य से लगा हुआ है, किस किस ज़िला किस किस राज्य को स्पर्श करता है। ये सब हमने पहले 3-4 वीडियो में देख लिए हैं। छत्तीसगढ़ का नामकरण हो गया और छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह है, इनसे संबंधित वीडियो हमने पहले वीडियो में देखे हैं। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ का भूगोल आज हम शुरू करने वाले हैं। आज से क्वेश्चन जो हम आज से जो सेशन स्टार्ट होने वाला है वो आपके सीजीपीएससी और व्यापम दोनों के लिए यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहेंगी। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप क्वेश्चन मेरे से पढ़ेंगे तो इसका सोर्स रहेगा जो जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी का वो बुक आता है ना। हिंदी ग्रंथ एकेडमी का जो बुक आता है मैं उसी से पढ़ाऊँगा आपको, और साथ ही कुछ और बुक रहेंगे जिनसे जो क्वेश्चन आए होंगे उससे हम देख लेंगे। ठीक है, तो हम छत्तीसगढ़ भूगोल में सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन कैसा है। जैसे यदि हम इंडिया भूगोल देखते हैं तो सबसे पहले हम आज उसमें ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ नदी है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पर्वत है ना। उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, उसके कितने सीमाएं जो हो जल से लगते हैं, स्थल से लगते हैं, ये सब हम देखते हैं। तो क्योंकि हम छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से कोई समुद्री सीमा नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका भौतिक विभाजन देखते हैं। बाद में इसका हम प्राकृतिक विभाजन देखेंगे। प्राकृतिक और भौतिक लगभग एक ही है ना। उसके बाद राजनीतिक विभाजन में हमारा जिला आ जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। वैसे लगभग जिला और संभाग तो मैंने बता ही दिया है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा मेनली कि छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन। छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन। ठीक है, पेन की तरफ बड़ा हो रहा है, थोड़ा छोटा कर लूँ। ठीक है, तो भौतिक विभाजन में क्या होगा ये देखिए। थोड़ा जूम करने की आवश्यकता है क्या? चलिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट बड़ा बड़ा दिख जाए ये। ठीक है, ये होगा हमारा भौतिक विभाजन। तो हमारे पास यदि मेनली क्वेश्चन आता है तो आपको यदि कैसा क्वेश्चन आता है सीजीपीएससी में या फिर किसी में भी कि छत्तीसगढ़ को भौतिक विभाजन के अनुसार कितने भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो स्पष्ट है यहाँ पे 4 भागों में। पहला है हमारा महानदी का मैदान, है ना। पहला है हमारा महानदी का मैदान। उसके बाद है जसपुर कुश्मी पाठ, बघेलखंड का पूर्वी भाग और दंडकारण्य। ठीक है, इन सब हम लगभग इन 4 बातों में हम छत्तीसगढ़ को बांटते हैं भौतिक विभाजन। अब देख लेते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ कहाँ हैं। हम पहले देखते हैं कि महानदी का मैदान किसको बोलते हैं। तो ये है महानदी का मैदान। ये जितना मैं नीला कलर कर रहा हूँ ना, ये इतना महानदी का मैदान है। और ये हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग पूरे छत्तीसगढ़ का, है ना। 50% एरिया है महानदी का मैदान। छत्तीसगढ़ का पूरा 50% एरिया है हमारा महानदी का मैदान। हमें इस महानदी मैदान में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। इसका ढाल कैसा है, आकार कैसा है, कितनी नदियाँ निकलती हैं, इसे नदियों का स्वरूप क्या होता है, कैसा बहती है ना। अगर आसपास कोई छोटे मोटे पहाड़ होंगे उसके आठ साइड तो वो पढ़ना है। ठीक है, इस प्रकार हम इसका विभाजन करके पढ़ेंगे। तो महानदी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती पंखाकार महानदी का बेसिन। ठीक है, अब बेसिन क्या होता है ये देखिए, है ना। बेसिन में बता देखिए, लगभग इसको हम ना महानदी का बेसिन ही बोलते हैं। एक दूसरे नाम से देखा जाए तो हम इतने एरिया को महानदी का बेसिन बोलते हैं। बेसिन आपके घर में पता होगा, ऐसा रहता है हाथ धोने का, है ना, जिसके ऊपर शीशा लगा रहता है। आप सुबह से उठते हो उसमें हाथ वाथ धोते हो, है ना। इसमें एक नल लगा रहता है, नल से पानी गिरता रहता है। तो बेसिन का अर्थ ये होता है कि चारों ओर से पानी कहीं आके इकट्ठा होकर निकल जाता है। याद आ रहा है बेसिन का मतलब क्या होगा? आगे मैं पिक्चर के माध्यम से और बताऊंगा। बेसिन का मतलब यही होता है। ठीक है, बेसिन का मतलब यही होता है। देखिए, किसी भी चीज़ को ना टेक्निकल वर्ड से पहचानना शुरू कीजिए। महानदी बेसिन बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो महानदी जो बेसिन का जो आकार है ना, उसमें ऐसा होगा कि लगभग 3 से 4 एरिया से या फिर 3 से 4 दिशाओं से पानी इकट्ठा होता होगा मध्य में और बह कर कहीं निकल जाता होगा।
ठीक है। चलिए, अब इस बेसिन के नाम को हमने पहले पता कर लिया कि बेसिन होता कैसा है। एक कटोरानुमा पात्र होता है जिसमें ऊपर नल से पानी आता है, अगल बगल से पानी आता है या फिर नल से, और वो एकत्र होकर निकल जाता है, इसको हम बेसिन बोलते हैं। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के प्रपेक्ष में देखते हैं कि बेसिन में जब यदि हमने छत्तीसगढ़ बेसिन नाम दिया है तो वो सही नाम है कि नहीं है। ठीक है। चलिए, आपको पता है कि महानदी बेसिन का सबसे बड़ा नदी है, मेन नदी वो है आपका महानदी। ठीक है। मेन आपका कौन सा नदी है? महानदी। तो महानदी ऐसे निकलती है, ऐसे। ठीक है। और महानदी में विभिन्न प्रकार से पानी आती है। ये देखिए इस प्रकार, देख रहे हैं क्या हो रहा है? ढाल इस हो रहा है। मैंने क्या बताया था? बेसिन का अर्थ ये बताया था कि कहीं से चारों ओर से पानी आके एकत्र होकर निकल जाता है, उसको हम बेसिन कहते हैं। और हमारा छत्तीसगढ़ का बनावट देखिए, एक मेन महानदी है, वैसे तो बहुत सारे बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, मैं केवल बेसिन आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ऊपर से भी आके यहीं पानी एकत्र होता है, दाएं से, ऊपर से, नीचे से, बगल से, ये सब यही पानी ये महानदी एकत्रित करते हुए सबको बाहर निकाल देती है। तो ये होता है बेसिन का अर्थ। ठीक है, ये होता है बेसिन का अर्थ। दूसरी बात है, आप हमेशा सुने होंगे हम छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो धान का कटोरा, धान कटोरा या फिर धान का कटोरा। ठीक है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्या हमारे यहाँ धान अधिक होता है इसलिए? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ से तो ज़्यादा धान, हमारा वेस्ट बंगाल करती है उत्पादन, तो उसको बोलना चाहिए नहीं। तो इसके प्राकृतिक विभाजन के लिए, जैसे बेसिन को ही है ना, बेसिन का नाम इंग्लिश है, यदि हिंदी बोले तो कटोरा, कटोरा नुमा पात्र जहाँ पानी, ऊपर से जो पानी आता है वो एकत्र होता है। पहली बात तो यहाँ नदियों को पानी एकत्र हो रहा है। दूसरी बात, ये कटोरा नुमा है तो ऊपर जो बरसात होता है उसका भी पानी ऐसे ही एकत्र होता है और नदियों के माध्यम से आता है। ठीक है। यदि क्वेश्चन में यदि पूछा जाए कि हम छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा कि अधिक धान पैदावार किसी वजह से, तो ऐसा नहीं है, है ना। वो एकदम सटीक आंसर आपका नहीं होगा। इसका सटीक आंसर ये होगा क्योंकि इसका प्राकृतिक बनावट ही ऐसा है कि एक कटोरा नुमा है और उसमें पानी एकत्र हो जाता है ना। और उसको, उस पानी, एकत्र पानी में धान का फसल अधिक होता है। ऐसा कोई आपका कूट क्वेश्चन आए तब इसका ये सही आंसर होगा। ठीक है। तो इतना हमने चर्चा कर लिया। आगे चर्चा करते हैं। हम इस महानदी बेसिन को कई भागों में बांट देते हैं। हम इस महानदी बेसिन को कई भागों में बांटते हैं। तो कई भागों में क्या बांटते हैं? पहला है शिवनाथ महानदी दोआब, है ना। जब दो नदियों के मध्य जो स्तर होता है इसको दोआब बोलते हैं। दोआब का मतलब है कि इन्हीं दो नदियों के मध्य का हिस्सा, जैसे ये महानदी ऐसे निकल जाती है ना, और शिवनाथ ऐसे आता है और ऐसे मिल जाता है। तो ये जो बीच में जो नदियाँ दिख रही है ना, बीच में जो एरिया हो गया है ना, ये एरिया, तो इसको हम बोलेंगे शिवनाथ का दोआब। हमको वो पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है शिवनाथ पार का मैदान। तो ये शिवनाथ नदी है, देखिए ये महानदी है मेन, है ना, ये आपका महानदी है और ये शिवनाथ है। तो शिवनाथ के पार का मैदान, शिवनाथ ये महानदी हो गया, इस महानदी के पार का जो मैदान होगा उसको हम बोलेंगे शिवनाथ पार का मैदान। क्या बोलेंगे? शिवनाथ पार का मैदान। ये तो हमने एक एक लाइन में भी डिस्क्राइब करें, आगे हम इसका बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है। किस किस ज़िला में पड़ता है, कितना हिस्सा आता है, कहाँ पर ढाल है, कौन सी नदियाँ निकलती हैं, हम आगे देख लेंगे। ठीक है। अगला है बिलासपुर का मैदान। आपको इसी में बिलासपुर का मैदान भी पढ़ना है, बिलासपुर का मैदान भी पढ़ना है। और हसदो मांड बेसिन, देखिए यहाँ बेसिन फिर आ गया, है ना। पहला तो सबसे बड़ा बेसिन है छत्तीसगढ़ महानदी का बेसिन, उसके बाद एक छोटा सा बेसिन भी है, वो है हसदो मांड का बेसिन। ठीक है। और महानदी पार का सकरा मैदान क्या होता है? तो ये महानदी पार का सकरा मैदान, महानदी है ना, इसके बाद में कुछ मैदान है जो आपके धमतरी सिहावा के आसपास पड़ता है। तो ये होगा आपका महानदी बेसिन का 4 प्रमुख भाग। अब इसी को हम देखिए, महानदी मैदान को हमने मुख्यतः 2 भागों में बांटा था। पहला हमने उसको बेसिन के आधार पर बांटा था, ठीक है। और दूसरे बात, इसमें और कुछ अन्य चीज़ें भी हैं, इस मैदान में कुछ अन्य चीज़ें भी हैं। वो क्या है? उस मैदान के चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बेसिन बोला गया था। ठीक है। जैसे बीच में मैदान, ऊपर ऊपर आपने जैसे कुछ पहाड़ खड़े हो गए हैं, तो एक अगर ऊपर से अगर ड्रोन से देखते हैं, यदि फ़ोटो खींचते हैं, इमेज, सैटेलाइट इमेज, तो एक कटोरे की नुमा दिखता है। और कटोरा नुमा दिखने का कारण ये है, या फिर बेसिन के आधार दिखने का कारण ये है क्योंकि उसके चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ पर्वत खड़े हुए हैं, है ना। वो पर्वत लगातार हैं या नहीं है ये हमारा सिद्धांत नहीं है, हमें केवल दिखता कैसे हम इससे देख रहे हैं और इसके चारों ओर क्या क्या चीज़ें हैं।
ठीक है। तो इस संबंध में क्या पढ़ेंगे, सीमांत उच्च भूमि। सीमांत का मतलब है इसके चारों ओर, देखिए इसके ये है ना, ये चारों ओर, इसकी ये चारों, मैं बीच की बात नहीं कर रहा हूँ, लाल देखिए मैं लाल घेरा जहाँ किया हूँ उसके चारों ओर, ठीक है। उत्तरी उच्च भूमि, तो उत्तरी उच्च भूमि यहाँ पठार है, आपको पता होगा पिंडर लोरमी का पठार है ऊपर में, ठीक है। मैकाल पर्वत आपके इस पश्चिम साइड है, मैकाल पर्वत बहुत बड़ा खड़ा है जिसमें आपका ये डूंगरगढ़ के कुछ पार्ट आते हैं, आगे जो कवर्धा वगैरह है उसको भी आता है, ठीक है। दक्षिणी उच्च भूमि आपको पता है इधर कांकेर साइड आपके रावघाट वगैरह पहाड़ हैं बड़े बड़े, ये हैं। और पूर्वी में आपको पता है, पूर्वी में क्या है आपका, ये धमतरी में आपका सिहावा के कुछ पर्वतें हैं, है ना, उदयपुर, और इधर कुछ बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, वो हम डिटेल देखते जाएंगे। तो हमने पहले क्या पढ़ा, महानदी का मैदान पढ़ लिया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया, महानदी का मैदान, ठीक है, ये हो गया महानदी का मैदान। अब अगला चलते हैं, अगला हमने किस प्रकार से बांटा है, तो अगला हम देखते हैं जशपुर कुसमी पाट। पाट प्रदेश क्या होता है ये देख लीजिए। सिंपली तो ये तो मैदान होता है ना, ये मैंने मैदान बना लिया। उसके बाद ऐसा ऐसा ये पर्वतें होती हैं, पर्वतें, और यही पर्वतें यदि ऊपर में ऐसे जाके चौड़ा हो जाता है तो हम इसको पाट बोलते हैं। क्योंकि देखिए पाट का ऐसा नुकीला अगर निकल गया तो वो हमारा पर्वत हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, लेकिन यदि ये नुकीला नहीं निकला है तो ये पठार है। तो छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे एरिया हैं जो पठारी एरिया हैं, हाइट तो है लेकिन ये हाइट नहीं है, तो इसी ऊंचे में कुछ शहरें बसे हुए हैं, शहरी स्थान लोगों की बसावट है। तो वो आपका लगभग आता है जसपुर शामरी पाट का, ये जसपुर शामरी पाट इसमें आता है, ठीक है। इसको आपको मैन पाट, नीच पाट, ऊपरी पाट, इस प्रकार के पाठों में आपको इसको पढ़ना रहता है, ठीक है। ऊपरी पाट को आप कुश्मी पाट बोलते हैं, जशपुर पाट बोलते हैं, इस प्रकार के पाठ उसमें आते हैं। तो ये हमारा दूसरा हो गया। उसके बाद है बघेलखंड का पठार। यदि आप इंडियन मैप पढ़े होंगे या फिर इंडिया का मैप पढ़ा होगा तो हमारे जो मध्य प्रदेश है उसके बहुत सारे हिस्से आपके बघेलखंड के पठारों का हिस्सा है। देखिए अब पठार इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है लगभग दक्षिण पठार का हिस्सा है। जो छत्तीसगढ़ है उसका अधिकांश भाग दक्षिण पठार का हिस्सा है, दक्षिण बोलता हूँ, प्रायद्वीपी पठार का हिस्सा है ना, प्रायद्वीपी पठार का हिस्सा है। तो उस पठारों को अलग अलग नाम से बांटा गया है। उसमें से एक है बघेलखंड का पठार, बहुत बड़ा है। तो उस बघेलखंड का पठार का पूर्वी भाग हमारे छत्तीसगढ़ में आता है। उस बघेलखंड का पूरे पठार बहुत बड़ा, उसका पूर्वी जो भाग है ना वो हमारे छत्तीसगढ़ में आता है ना। अब ये किस जिला में आता है, कितना एरिया आता है, क्या क्या निकलता है, हम आगे डिटेल से देख लेंगे, ठीक है। लास्ट हमारा आता है दंडकारण्य। दंडकारण्य का पठार बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे पर्वतें भी होती हैं, तो इसको मात्र बोलते हैं दंडकारण्य, है ना। ये आपका आदिवासी एरिया है, बहुत ही भीषण जंगल है यहाँ पे। तो इसका एरिया देख लीजिए, ये है हमारा दंडकारण्य का पठार, ये है दंडकारण्य का पठार। इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो कोटरी महानदी का मैदान पढ़ना है, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ पढ़ना है, उत्तर पूर्वी पहाड़ पढ़ना है, दक्षिण का पठार पढ़ना है, गोदावरी सबरी का मैदान पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमने प्राकृतिक विभाजन कर लिया। आई होप कि आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, है ना। हमने छत्तीसगढ़ को भौतिक विभाजन किया है। इसमें इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ के कितने भौतिक विभाजन हैं। तो छत्तीसगढ़ की इसमें 4 भौतिक विभाजन है। पहला है, देखिए अब छोटा बड़ा के हिसाब से देखते हैं तो सबसे बड़ा हमारे पास है महानदी का मैदान, है ना, जिसको हम महानदी का बेसिन भी बोलते हैं, उसको मैदान भी बोलते हैं। तो लगभग 50% है ना, लगभग 50% जो है वो महानदी बेसिन के पास है, ठीक है। 50% महानदी बेसिन के पास है। 28% जो है वो दंडकारण्य है, ठीक है। ऐसे कुछ ये है। और सबसे छोटा हमारे पास है जसपुर समरी पाठ, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बने रहिए इस वीडियो के साथ। ये हमारे हिंदी ग्रंथ एकेडमी के बुक से लिया गया है, देखिए कैसा है ये हिंदी ग्रंथ एकेडमी से लिया गया है। ये इस प्रकार के इमेजेस रहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। देखिए ये है हमारा महानदी का बेसिन या फिर वो ये महानदी, इतना ये है आपका दंडकारण्य का पठार, ठीक है। इतना है आपका जशपुर पाठ और ये है बघेलखंड का पूर्वी हिस्सा, ठीक है। ये है आपके हिंदी ग्रंथ एकेडमी के बुक का इमेज।
अब इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि महानदी बेसिन क्या है। ठीक है, छत्तीसगढ़ मैदान को हम अब महानदी बेसिन को पढ़ना शुरू करते हैं कि महानदी बेसिन में क्या क्या आता है। तो महानदी बेसिन का एरिया क्या है, ये देखिए, ये जो मैंने इमेज दिखाया ना, ये महानदी आपका बेसिन बता रहा है। महानदी का बेसिन पूरा इतना, ये आपका इतना पूरा महानदी का बेसिन है। इस महानदी बेसिन के अंदर हमको बहुत चीज़ पढ़ने हैं। ठीक है, अब इसका क्षेत्र पूछता है तो आपका होगा दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, कबीरधाम, राजनांदगांव। इन शॉर्ट ये 15 ज़िले आपको आते हैं लगभग। यदि शॉर्ट में बोला जाए, यदि नवा ज़िला बना होगा तो मैं इसको फिलहाल नहीं लिया हूँ, है ना, आप उसको लिख लीजिएगा, मैं पुराने बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही भी आ जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट में बोला जाए तो ये महानदी का बेसिन है आपके 3 संभाग में है। पहला है आपका रायपुर, दूसरा है आपका दुर्ग, तीसरा है आपका बिलासपुर। तो 3 संभागों का पूरा एरिया आपके महानदी के मैदान में आ जाता है। ये देखिए, मैं आपको बेसिन बता रहा था ना, इसको बोलते हैं बेसिन, हाथ धोने का जैसा बेसिन है। ये देखिए बेसिन इसी तरह का होता है। और हमारा छत्तीसगढ़ भी कुछ इसी प्रकार का है, जो बीच का एरिया है, अगल बगल से पानी एकत्र होकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये लगभग है ना, इतना एरिया जो है ये 50% एक्वायर करता है पूरे छत्तीसगढ़ का। इसीलिए हमारे यहाँ धान की फसल अधिक होता है इन्हीं क्षेत्रों में, और सबसे ज़्यादा होता है आपका जांजगीर चांपा में। ठीक है, आगे जब पढ़ेंगे ना इकोनॉमिक सर्वे तो उसमें और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा। तो 50% हिस्सा है। अब हम ढाल की बात करते हैं तो ढाल कैसा है, ये देखिए, है ना। यदि हम महानदी बेसिन का ढाल की बात करें तो ये ढाल जो है इस ओर है, इस ओर है। तो ये कौन सा ओर है, आपको ऐसा नक्शा बनाना आना चाहिए। ऊपर उत्तर लिख लीजिए, नीचे दक्षिण लिख लीजिए, इधर पूर्व लिख लीजिए और इधर पश्चिम लिख लीजिए। अब इसके हिसाब से बताइए कि इसका ढाल किस ओर है। ढाल निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, या फिर पता करने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि पानी का बहाव देखिए, पानी बहता किधर है। देखिए, यहाँ से नदियाँ निकलती है ना, मैं कुछ अलग कलर करके बता देता हूँ आपको। यहाँ से नदियाँ निकलती है, यहाँ से नदियाँ निकलती है, ऐसे ऐसे नदियाँ ऐसे, और ये सभी एकत्र पानी इधर चला जाता है। मतलब इसके जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। छत्तीसगढ़ बेसिन का जो ढाल है ना, वो पूर्व की ओर है। ठीक है, पूर्व की ओर है। अब बात आती है कि इसकी आकृति कैसी है। इसकी जो आकृति है वो कैसी है, तो आकृति क्या है, पंखाकार। पंखाकार मतलब पंख के समान है। पंखाकार मतलब पंख के समान है। पंखाकार या फिर चापकार, पंखाकार। ठीक है, इसकी आकृति कैसी है, पंखाकार है। इसकी आकृति कैसी है, पंखाकार है। ठीक है, अब इसके साथ कौन कौन से पार्ट हैं हम यहीं से आपको दिखा देते हैं। देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ये देखिएगा। हमको इसमें क्या पढ़ना है, इसमें शिवनाथ का पार्क, आपको महानदी और शिवनाथ के मध्य जो दोआब है ये पढ़ना है। शिवनाथ के पार का मैदान पढ़ना है। ठीक है, महानदी के मध्य एक सकरा मैदान है, ये पढ़ना है आपको अलग से। ठीक है, और उसके बाद है आपका हसदोरामपुर बेसिन है यहाँ पे, ये आपको अलग से पढ़ना है। इसके बाद इसके बाद जो महानदी के इस बेसिन के चारों जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ये भी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि आगे। ये हमारा आता है शिवनाथ का दोआब। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है शिवनाथ महानदी दोआब। मैंने पहले बताया था कि दोआब क्या होता है, किन्हीं दो नदियों के मध्य का जो क्षेत्र होता है ना, किन्हीं दो नदियों के मध्य का क्षेत्र रहता है, उसको हम दोआब बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये है आपका शिवनाथ और ये है आपका महानदी। अब इन दोनों के मध्य ये मैदान है ना, जो मैदान है या हिस्सा है, हम उसको दोआब बोलते हैं। तो ये है महानदी और शिवनाथ का दोआब। तो ये होता है शिवनाथ एवं खारून नदी का प्रवाह इसमें, शिवनाथ और खारून नदी के प्रवाह इसमें। और ढाल कैसा है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर है। देख लीजिए, दक्षिण से उत्तर इसलिए बोला जा रहा है, देखिए पानी ऐसा जा रहा है इस प्रकार इससे। ठीक है, तो ये दक्षिण से उत्तर हुआ ढाल। ठीक है, और आगे डिटेल पढ़ते हैं तो क्या होगा इसमें, शिवनाथ महानदी की घाटी है ना, शिवनाथ महानदी की घाटी महानदी के बेसिन के दक्षिण भाग में है। ठीक है, महानदी के दक्षिण भाग में है ये
महानदी जो पूरा बेसिन को हम महानदी बोलते हैं, पूरे इतने को महानदी है ना, ये पूरा इतना है। तो इसका दक्षिणी भाग जो है ये शिवनाथ महानदी का आता है। इसके अंतर्गत आपका शिवनाथ, खारून नदियों का प्रवाह आता है। यह जो क्षेत्र है वो समुद्री तल से ज़्यादा कोई ऊंचा नहीं है, है ना। इसमें घाटियाँ पाई जाती है, इसमें ढाल है। अब ढाल देखें तो ये उत्तर दिशा की उसकी ढाल आती है ना। इसमें आपका चूना पत्थर है, शेल है, कड़प्पा है, इस प्रकार की इसमें चट्टानें मिलती है। ठीक है, ये हो गया आपका शिवनाथ महानदी का भाग। यदि आपको पूछा जाए कि ये महानदी की किस दिशा में स्थित है, यदि ये पूछा जाए कि महानदी के किस दिशा में है, तो ये महानदी के ना ये आपके पश्चिम में है। देखिए ये महानदी है, तो ये महानदी के पश्चिम में है, ये महानदी के पश्चिम में है महानदी शिवनाथ का दोआब। ठीक है, और शिवनाथ के पूर्व में है, महानदी के दक्षिण में और शिवनाथ के पूर्व में। वैसे इसका दिशा बहुत कम पूछा जाएगा, दिशा नहीं पूछा जाएगा, क्षेत्र आपको पूछ सकता है ना, क्षेत्र पूछ सकता है। तो इसमें रायपुर वगैरह इसमें आपका आएगा, है ना। इसका विस्तार आपको दुर्ग से रायपुर जिले तक है, दुर्ग और रायपुर जिले के हिस्से इसमें आते हैं। दूसरा हमको इसी में पढ़ना है शिवनाथ का पार मैदान। पहले शिवनाथ नदी देखिए, ये शिवनाथ है, देखिए ये शिवनाथ है। ठीक है, अब इसके पार, इसको बोलेंगे पार का मैदान, ये है पार का मैदान। ठीक है, शिवनाथ पार का मैदान। तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती है, तो इसमें आमनेर, सुरही, कर्रा, हाफ नदी का प्रवाह इस क्षेत्र में होता है। आमनेर, सुरही, कर्रा, हाफ नदी का प्रवाह अब देखिए, अब इसका ढाल आपको पूछ भी सकता है, पूछेगा तो आपको क्या बताना है कि जो भी नदियाँ होती है ना शिवनाथ में आके मिल जाती है इस प्रकार, है ना। तो इसका जो ढाल है ये भी पूर्व की ओर होगा, इसका जो ढाल है वो पूर्व की ओर, जैसे मैंने लिखा भी है नीचे, है ना। इसका जो ढाल है वो पूर्व की ओर ही आपको मिलेगा। ठीक है, और मिट्टी अगर पूछ दिया जाए तो इसमें पीली और बलुई मिट्टी मिलती है, पीली और बलुई मिट्टी इसमें मिलती है। यह छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में है। यदि ये पूछा जाए कि ये जो भाग है वो तो पता है कि शिवनाथ के पार में है, शिवनाथ के पश्चिम दिशा में है, और लगभग छत्तीसगढ़ के भी पश्चिमी भाग में यह मुख्यतः होता है। इसका विस्तार आपका राजनांदगांव और बेमेतरा जिले में होता है, राजनांदगांव और बेमेतरा में जिले में है। और पश्चिम एरिया आएंगे तो आपका कुछ पहाड़ी एरिया आ जाएंगे, हम उसको सीमांत उच्च भूमि में देखेंगे। ठीक है, अगला आता है हमारा शिवनाथ महानदी के तंत्र में ये है आपका बिलासपुर का मैदान, हसदोमांड केलो नदी का। अब ये कहाँ है देखते जाइए, ये है आपका बिलासपुर का मैदान। अब देखिए बिलासपुर का मैदान कहाँ है, ये देखिए हम अभी भी क्या पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में पढ़ रहे हैं ना, और छत्तीसगढ़ का बेसिन कैसे कैसे बना है हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये जो है आपके हसदोमांड केलो नदी का प्रवाह है, इसमें जो है हसदोमांड और केलो नदी के नदियों के द्वारा यह मैदान बना है। कुछ हिस्सा बिलासपुर में है, कुछ हिस्सा रायगढ़ में है, कुछ हिस्सा बिलासपुर में, कुछ हिस्सा रायगढ़ में। अब इसके चारों ओर कुछ भाग हैं, ये देख लीजिए। इस बिलासपुर के मैदान के पश्चिम में आपका अरपा लीलागढ़ है, देखिए इधर पश्चिम इधर है ना, इसमें इधर अरपा लीलागढ़ का मैदान मिलेगा आपको। ठीक है, पूर्वी में हसदोमांड, पूर्वी में आपका हसदोमांड मैदान मिलेगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम में आपको मिलेगा पठार पेंडालोर्मी का, देखिए पेंडालोर्मी का पठार है उत्तर पश्चिम में। ठीक है, और पूर्व में छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं, ऊपर उत्तर पूर्व में छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, ये इसके चारों ओर की सीमा तय करती है। ये सब चीज़ें जो हैं चारों ओर की सीमाएं तय करती है किसका, बिलासपुर रायगढ़ मैदान का या फिर बिलासपुर मैदान का। और ये महानदी के आपके उत्तरी भाग में है, जो बिलासपुर का मैदान है महानदी के उत्तरी भाग में है। ठीक है, यहाँ कुछ पहाड़ियाँ भी हैं, पहाड़ियाँ यहाँ है कि आपको रतनपुर और सेंटी की कुछ पहाड़ियाँ मिलती हैं इस एरिया में। देखिए पहाड़ी कभी पूछा नहीं गया है, शायद आपके एग्ज़ाम में पूछ ले। ठीक है, इसकी पहाड़ी जो है आपके इसमें क्या कौन सी पहाड़ी मिलती है, तो रतनपुर और सेंटी की पहाड़ियाँ मिलती कहाँ, बिलासपुर और रायगढ़ के मैदान में। ठीक है, बिलासपुर रायगढ़ के मैदान में ये सब कौन कौन सी पहाड़ियाँ, रतनपुर और सेंटी। देखिए मैं सेंटी नाम तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ जब मैं नोट्स बना रहा था, तो रतनपुर तो पता है, सेंटी से कुछ नया है, शायद एग्ज़ाम में आने लायक है। तो रतनपुर और सेंटी की पहाड़ियाँ इसमें मिलती है।
इसके पश्चिम में आपका मैकाल पर्वत है। इसके पश्चिम में देखेंगे तो ये पूरा मैकाल पर्वत देखिए, ये देख सकें, ठीक है, ये मैकाल पर्वत है इसके पश्चिम में, ठीक है। तो अगला हमारा टाइप बचता है, तो इसमें हसदो मांड बेसिन है, हसदो मांड बेसिन, देखिए ये है आपका हसदो मांड बेसिन। हसदो मांड बेसिन किसको होगा, पहले मैं पूरा डिलीट कर लूँ, ये हसदो मांड बेसिन, हसदो मांड बेसिन आपका ऊपर चला गया, ये है हसदो मांड बेसिन, ये है आपका हसदो मांड बेसिन, ठीक है। हसदो मांड और केलो नदी का प्रवाह इसमें, हसदो मांड और केलो नदी का प्रवाह है, इसमें आपकी पीली और बलुई मिट्टी मिलती है, पीली और बलुई मिट्टी मिलती है। कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, इन सब के एरिया में फैला हुआ है ये हसदो मांड बेसिन। मैं बेसिन इसलिए फिर बता दिया हूँ, बेसिन का मतलब हम पहले ही बता दिया हूँ, इस बेसिन मतलब इसके चारों ओर कोई ना कोई छोटा मोटा पहाड़ होगा और वहाँ आके पानी एकत्र होता होगा उस मैदान में, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको हसदो मांड का बेसिन। यह क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ बेसिन के पूर्वी भाग में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ बेसिन है ना इतना पूरा, तो ये इसके पूर्वी भाग में, देखिए अब उत्तरी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ थोड़ा टेढ़ा है ना, इसलिए इसको पूर्वी भाग माना गया है, ठीक है। यहाँ आपको हसदो मांड केलो नदी प्रवाहित मिलेंगे। इसमें आपको कुछ पहाड़ियाँ मिलेंगे, इसको चंवर ढाल है, सारंगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, इसी में आपको चंवर ढाल और सारंगढ़ की पहाड़ियाँ मिलेंगी। इसी में आपका चंवर ढाल है ना, चंवर ढाल और सारंगढ़ की पहाड़ियाँ मिलेगी, सारंगढ़ की आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी, ठीक है, चंवर ढाल और सारंगढ़ की पहाड़ियाँ मिलेंगे। पूर्व की ओर धीरे धीरे सक्रिय होती जाती है, जैसे जैसे आप पूर्व जाएंगे ये धीरे धीरे पतला होता जाएगा और इसमें चूने वगैरह की पत्थर खदानें या फिर मिट्टियाँ पाई जाती है। इसमें जिसको जलोढ़ मैदान कहते हैं, जलोढ़ मैदान कहने का अर्थ है कि वहाँ जितने भी नदियाँ होती है वो अपने साथ मिट्टी लेके आती है और पूरे मिट्टी को उसमें उस मैदान को उड़ा देती है, इसी को बोलते हैं जलोढ़, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा टाइप। एक और बचा है, एक और ये है हमारा पांचवा, ये हमारा छठवा, महानदी का सकरा मैदान। अब हमको इसमें पढ़ना है महानदी का सकरा मैदान। महानदी का सकरा मैदान कहने का अर्थात ये है कि महानदी के बाद जो है ना वो उसका मैदान होगा। देखिए कहाँ पे है मैं तो बता देता हूँ, ये है आपका महानदी, ठीक है, ये महानदी है। आपको एरिया पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है, किस ओर है पूछ सकता है, महानदी के किस दिशा में पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ मैदान के किस हिस्से में है ये पूछ सकता है। तो ये देख लीजिए, ये महानदी और यहाँ जो है ना धमतरी महासमुंद की कुछ उच्च भूमियाँ हैं, सिहावा पर्वत वगैरह, उसके मध्य एक छोटा बोलते हैं, जैसे तो मैप के हिसाब से छोटा है, उसमें एक सकरा मैदान है ना, इसी को बोलते हैं महानदी का सकरा मैदान। मुझे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप, महानदी के आपकी दक्षिण पूर्वी भाग में है, दक्षिण पूर्वी भाग में है ये आपका महानदी का सकरा मैदान, है ना। महानदी पार का मैदान महानदी के पूर्व में स्थित एक सकरी पेटी होती है, सकरी पेटी मतलब पतली बेल्ट टाइप की, ठीक है। इसके पूर्व में रायपुर की उच्च भूमियाँ हैं, इसके पूर्व में रायपुर की उच्च भूमियाँ पाई जाती है, ठीक है। इसके पश्चिम में महानदी और शिवनाथ का दोआब है, बिल्कुल है, देखिए इसके पूर्व में महानदी और शिवनाथ का दोआब है, ठीक है, ये हो गया। और छत्तीसगढ़ के मध्य भाग से पूर्व की ओर किनारे में स्थित है, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग से पूर्व की ओर किनारे पर स्थित है, देखिए बहुत किनारे पर है ना, ये होती है किनारे पर। इसके अंतर्गत आपका धमतरी है, धमतरी का आपका उत्तरी पूर्वी भाग है, रायपुर तहसील है, बलौदा बाजार के कुछ भाग आते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें कड़प्पा युगीन शैल है और चूना पत्थरें इसमें पाई जाती है, चूना पत्थर इसमें पाई जाती है, ठीक है। ये उच्चावच भूमियाँ हैं। ये तो रहा हमारा आज का सेशन। अगले बार हम ये पढ़ेंगे कि अभी तो हमने पूरा महानदी का बेसिन पढ़ लिया है ना, पहले तो पढ़ा कि एक बहुत बड़ा बेसिन है, अब उस बेसिन के अंदर ही कुछ छोटे छोटे अलग अलग टाइप हैं, है ना, कुछ दोआब हैं, कुछ पठार हैं, कुछ पर्वतें हैं, छोटा छोटा ज़्यादा नहीं है ना, कुछ अलग से मैदान है जिसका अलग अलग नाम है, उसकी अवस्थितियाँ हमने देख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस महानदी बेसिन के चारों ओर, ठीक है, कुछ उच्च भूमियाँ हैं वो हम देखने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।